हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुमाम सिद्दीकी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन, होली फैमिली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और डायरेक्टर किडनी हेल्थ सेंटर अबुल फजल एनक्लेव न्यू दिल्ली। आज 10 टिप्स बताऊंगा डायलिसिस पेशेंट्स के लिए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। नंबर 1 और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कभी भी डायलिसिस का सेशन मिस नहीं करना है। अगर डायलिसिस आपकी मिस हो गई तो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जम जाएगा, जिससे सांस फूलना और आधी रात को ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कई पेशेंट्स आईसीयू में आ जाते हैं, सांस फूल रही है, हाफने लग जाते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट है बॉडी में वो भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, पाइल अप हो जाते हैं। तो किसी का पोटेशियम बढ़ जाता है, पोटेशियम बढ़ने से हार्ट रुकने का रिस्क होता है और इस तरह की कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। एक दिन के डायलिसिस को मिस करने से हमने कई लोगों की जान जाते देखी है। इसीलिए याद रखें, डायलिसिस का सेशन जैसे आपको डॉक्टर ने बताए हैं, जैसे आपका शेड्यूल है, उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। नंबर 2, फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करना। आपको दिन भर में आपकी यूरिन आउटपुट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स गाइड करेंगे कितना फ्लूइड लेना है। यूजुअली इसको 1 to 1.2 लीटर्स पर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, खासतौर पे उन लोगों को जिनकी साइज ज्यादा फूलती है। बट अगर आपको यूरिन आउटपुट अच्छा आता है तो जितना भी यूरिन आता है उससे 500-700 ml आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मतलब 500 ml यूरिन है तो आप 1.2 लीटर्स तक ले सकते हैं, 500 एक्स्ट्रा। और अगर आपको 1.5 लीटर तक यूरिन आता है तो आप उससे और 500-600-700 ml एक्स्ट्रा तक जा सकते हैं। नंबर 3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपकी डाइट का है। याद रखें, आपको हाई पोटेशियम की चीजों से बचना है। तो नारियल पानी, बनानास, कच्चे टमेटो, जमीन के नीचे की सब्जियां जैसे आलू, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, इनको अवॉइड करने की जरूरत है। फॉस्फोरस को कंट्रोल करना है तो डाइट में एक्स्ट्रा फॉस्फोरस वाली चीजें जैसे ड्राई फ्रूट्स वो तो बिल्कुल अवॉइड करना है। नट्स ये अवॉइड करने हैं, चॉकलेट्स ये अवॉइड करना है। जो जंक फूड है, जो कोला वगैरह आता है मार्केट में, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस है। बहुत सारा एक्सेस डेयरी प्रोडक्ट में भी फॉस्फोरस होता है। तो अगर आपके फॉस्फोरस लेवल्स हाई हैं तो आपको ये फॉस्फोरस वाली चीज़ों को लिमिट करना है अपने डाइट से, और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फॉस्फेट बाइंडर्स भी दिए जाएंगे आपके डॉक्टर्स के द्वारा। प्रोटीन इनटेक आपको डायलिसिस में अच्छा रखना है। याद रखें, 1.2 ग्राम्स पर केजी पर डे इतना प्रोटीन होना चाहिए। जैसे सीकेडी की बीमारी जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे होती है तब हम प्रोटीन को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि ज्यादा किडनी पर प्रोटीन का लोड ना पड़े, तो पेशेंट को वही आदत होती है। बट अब जब डायलिसिस पे आप एक बार चले गए तो अब आपको अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि हर डायलिसिस के सेशन पे आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है तो आपकी बॉडी मैलनरिश्ड हो जाएगी और फिर आपको इन्फेक्शंस का रिस्क ज्यादा रहेगा, आपको कमजोरी आएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियरेट होगी। तो आप अगर डायलिसिस पे हैं तो आपको अपने प्रोटीन को बढ़ाना है। आप एग वाइट ले सकते हैं 2 सुबह 2 शाम, आप पनीर ले सकते हैं अगर आपका फॉस्फोरस ठीक रहता है तो 30-40 ग्राम पर डे। ये ज़रूरी है, आपको एडिक्वेट प्रोटीन बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए और लॉन्जिटिविटी के लिए। नमक बिल्कुल कम, आपको दिन भर में 5 ग्राम से कम सॉल्ट का इंटेक रखना है, यानी 1 टीस्पून से भी कम, आधा बल्कि उसको आप कर लीजिए 24 आवर्स में इतना। क्योंकि जब बॉडी में सॉल्ट बढ़ेगा तो फ्लूइड ओवरलोड बढ़ेगा, आपके बॉडी में स्वेलिंग आएगी, सांस फूलेगी। दूसरा, ब्लड प्रेशर भी इससे बढ़ जाता है। इसीलिए नमक को बिल्कुल नियंत्रित रखना है डायलिसिस पेशेंट्स में। इसके अलावा आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या आपका रीनल डाइटिशियन आपको एक प्रॉपर प्लान बना देंगे जब आप उनसे कंसल्ट करेंगे कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें लेनी है। इस पर हम कभी सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि डायलिसिस पेशेंट की डाइट किस तरह से होनी चाहिए। नंबर 4, आपकी मेडिसिन। आपकी मेडिसिन को आपकी अधेरेंस या कंप्लायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दवाइयाँ नियमित रूप से जिस तरह से आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको गाइड करते हैं वैसे लेते रहना है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शंस दिए जाएंगे। अगर फॉस्फोरस ज़्यादा है तो फॉस्फोरस बाइंडर्स दिए जाएंगे। कैल्शियम कम है तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। पीटीएच ज़्यादा है तो पीटीएच को कंट्रोल करने की मेडिसिन दी जाएगी। आपके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी जाएगी, आपकी शुगर की मेडिसिन दी जाएगी। तो इस तरह से सारा आपका एक ऑप्टिमाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन रहेगा। हर मंथ आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से अपनी मंथली टेस्ट के साथ मिले और वो आपको उस मंथ के अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस मंथ तक क्या प्रिस्क्रिप्शन लेना है, क्या दवाइयाँ लेनी है, प्रिस्क्रिप्शन उसका तैयार कर दे देंगे
और उसको आप फॉलो करें तो उस तरह से आप एक हेल्दी जीवन गुजार सकते हैं। नंबर 5, आपका वैस्कुलर एक्सेस का केयर। ये डायलिसिस की लाइफलाइन है। जी हाँ, चाहे आपका एक्सेस यानी जहां से डायलिसिस हो रहा है वो चीज, अगर आपका फिस्टुला है तो आपका एक्सेस हुआ फिस्टुला, अगर आपको पर्माकैथ लगा हुआ है तो पर्मकैथ आपका एक्सेस हो गया। तो इस एक्सेस का केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फिस्टुला है तो उस हाथ से ब्लड सैंपल बिल्कुल नहीं देना है, उस हाथ के ऊपर सोना नहीं है, उस हाथ के ऊपर से ब्लड प्रेशर नहीं लेना है, इस हाथ पर किसी तरह का अनड्यू प्रेशर ना पड़े, इससे बहुत ज़्यादा हेवी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी, इस हाथ को बचाए रखना है क्योंकि वहाँ पर फिस्टुला है, फिस्टुला को बचाए रखना है। ये आपके डायलिसिस की लाइफलाइन है, इसका केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज सुबह दोपहर आप उसका बज फील करें कि वो चल रहा है या नहीं, क्योंकि अगर वो रुक गया है और आपने तुरंत कंसल्ट किया तो उसको शुरू किया जा सकता है, बट अगर बहुत देर तक ब्लॉक हो गया तो उसके रिपेयर में दिक्कत आती है। अगर आपका पर्मकैथ है या कोई टेम्परेरी लाइन है तो उस साइड को क्लीन रखना, उस साइड को ड्राई रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, टेम्परेरी लाइन अगर लगी है तो उसकी लाइफ सिर्फ 4-6 हफ्ते की है, उससे ज्यादा उसको यहाँ रखना बहुत ज्यादा गलत है। और अगर फेमोरल लाइन है, टेम्परेरी लाइन है, तो उसको 1 हफ्ते से ज्यादा रखना बिल्कुल गलत है। कई लोगों को हमने देखा है टेम्परेरी लाइन को महीनों महीनों लेकर घूमते हैं, ये बहुत ज्यादा गलत है। वो इतनी हार्ड होती है कि आपकी यहाँ जो अंदर की वेन होती है उसको स्टेनोस कर देती है और इन्फेक्शन का रिस्क तो बहुत ज्यादा होता ही है, तो उसको ज्यादा लेकर नहीं रखना है। आप उसको पर्मकैथ से रिप्लेस करें। कैथेटर साइड के आसपास अगर रेडनेस आ रही है, किसी तरह का पेन हो रहा है या वहां से कुछ पस डिस्चार्ज या कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, तो आप तुरंत अपने टेक्नीशियन और डायलिसिस एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। वो आपको डॉक्टर से कनेक्ट करवा देंगे और वहाँ पर जो होगा उसका मैनेजमेंट दे दिया जाएगा। इस तरह से आपको अपने एक्सेस की केयर करनी है, चाहे वो फिस्टुला हो चाहे वो पर्माकैथ हो। नंबर 6, इन्फेक्शन से बचना है। अपना हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ क्लीन करें, सोप वाटर से हमेशा इनको वॉश करते रहें। अगर आप हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में हैं तो आप मास्क पहने रहें। याद रखें, डायलिसिस पेशेंट की इम्यूनिटी कम रहेगी, तो हम मास्क पहने जिससे हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो मास्क का पहनना इंपॉर्टेंट है, हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है। और आपका अगर कैथेटर है तो कैथेटर को केयर करना इंपॉर्टेंट है, उसका इन्फेक्शन रोकना इंपॉर्टेंट है। उसको बिल्कुल क्लीन और ड्राई रखें और तुरंत कुछ रेडनेस या कुछ वहाँ पर पेन या डिस्चार्ज हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये सारा आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करेगा। डायलिसिस में अगर आपको ठंड लग रही है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। ये शुरुआती इन्फेक्शन का संकेत होता है। फीवर आने से पहले थोड़ा सा डायलिसिस में ठंड लगना, ये लक्षण हो सकता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन से बचना डायलिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 8, हमेशा आप अपने ड्राई वेट पे मेंटेन रहें। जब आपका वजन बढ़े तो एट द एंड ऑफ जो डायलिसिस में आप अपने ड्राई वेट पर आ जाए। ड्राई वेट वो वेट होता है मरीज का जिसपे बॉडी में ना एक्सेस पानी होता है न डिहाइड्रेशन होता है, बल्कि वो ऑप्टिमम वेट होता है जिसमें बॉडी पे ना स्वेलिंग आएगी, ना सांस फूलेगी और ना बीपी कम होगा। तो वो वेट जानना बहुत जरूरी है। वो आपके डॉक्टर्स आपको एस्टिमेट करके देंगे क्या आपका ड्राई वेट है, और आप ये कोशिश करें कि हमेशा आप ड्राई वेट के आसपास ही रहें। हर 2 डायलिसिस सेशन के बीच में आपका जो पानी है, जो आपका जो वजन है, वो 2-2.5 लीटर से ज्यादा न बढ़े। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसके अलावा थोड़ी सी वॉकिंग और स्ट्रेचिंग, इस तरह की लाइट एक्सरसाइजेस डायलिसिस पेशेंट को करनी चाहिए। इससे आपकी जनरल वेलबींग अच्छी रहती है, आपके अंदर क्रैम्प्स नहीं आते। जो डायलिसिस में मसल क्रैम्प्स होते हैं आप उससे फाइट करते हैं, और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। इसीलिए थोड़ी लाइट वेट एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग करते रहें। नंबर 9, मेंटल और इमोशनल हेल्थ। आपको मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग रहना है। अपने आप को मरीज बिल्कुल नहीं समझना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, बीमारी से फाइट करना है और जो चीज़ से बचना है, जो प्रिकॉशंस है वो लेने हैं। इसके अलावा खुश रहना है। आप इसमें सोशली एक्टिव रहें, ग्रुप्स बनाएं, फिजिकल एक्सरसाइजेज जब आप करने जाएं या वॉकिंग अगर आप करने जाएं तो उसमें आप फ्रेंड्स बनाएं। इसके डायलिसिस के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स आप ज्वाइन करें, सोशली आप एक्टिव रहें। तो इससे आपकी मेंटल वेलबींग भी अच्छी रहेगी, और अगर आप मेंटली फिट रहेंगे तो आपकी लाइफ क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और लॉन्जेटिविटी भी ज़्यादा रहेगी। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है रेगुलर मॉनिटरिंग। जी हाँ, हर मंथ आपको अपने टेस्ट कराने हैं जिसमें हीमोग्लोबिन हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, एल्ब्यूमिन हो, जिसमें आपका क्रिएटिनिन हो, यूरिया हो, आपका KT/V निकले, जिससे आपको पता रहे कि जो आपको डायलिसिस प्रोवाइड हो रही है
उससे कितना यूरिया रिडक्शन हो रहा है, कितना आपके बॉडी में क्रिएटिनिन रहता है, क्या सोडियम है, क्या पोटेशियम है, क्या फॉस्फोरस है, क्या कैल्शियम है, कितना हीमोग्लोबिन है, कितना एल्बुमिन है, ये सारा मंथली इसका एक टेस्ट होना चाहिए और आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा डायलिसिस में जो कॉमन सिम्टम्स है जैसे बीपी लो हो जाना, डिजीनेस होना, वीकनेस होना, क्रैम्प्स होना, इचिंग होना, ये सारे इश्यूज भी आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करें तो वो आपको इसके बारे में गाइड करेंगे, आपको मेडिसिन दिए जाएंगे। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये बीमारियां अगर इग्नोर कर दो तो फिर बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हो जाती हैं और फिर उसके बाद उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप रेगुलर चेकअप कराते रहें, इससे आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हेल्दी चलती रहेगी। हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं होली फैमिली हॉस्पिटल में जिनकी डायलिसिस 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 24 साल से जिसकी डायलिसिस चल रही है, ऐसे भी पेशेंट्स हैं। तो अच्छे केयर के साथ डायलिसिस पे अच्छी लाइफ मिलती है, लंबी लाइफ भी मिलती है, प्रोडक्टिव लाइफ भी मिलती है। इसीलिए प्रॉपर टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाने हमने 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो डायलिसिस पेशेंट को ध्यान रखने हैं। अगर आप इन 10 स्टेप्स पर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी डायलिसिस बहुत अच्छी चलती रहेगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी चलती रहेगी और आप एक हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ गुजार पाएंगे। याद रखें, डायलिसिस एक रुकावट नहीं बल्कि जीवन के लिए एक नया रास्ता है। हाँ दोस्तों, तो हर डायलिसिस एक कदम है बेहतर कल की ओर। तो आपका डायलिसिस अच्छे से होता रहे और आप इन सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करें, यही कामना है। इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।